अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मोमिन मलिक साहब मौजूद हैं। सर, मैं आज आपसे थोड़ा-सा हट के सवाल करूँगी। ये मेरे सवाल गुलाम हैदर के डिफेंस काउंसिल से नहीं है, बल्कि मोमिन मलिक एडवोकेट से हैं। ठीक है? जी तो जी। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोग काम करते हैं एडवोकेट एक्ट 1961। तो सर मुझे बताइएगा कि जो आप लोगों का एडवोकेट एक्ट जो 1961 है, उसमें एक वकील की एथिकल ऑब्लिगेशंस क्या हैं इनसाइड द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब से एपी सिंह साहब आए हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। तो मैं समझना चाहिए क्योंकि वो एक सीनियर वकील हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुँचे हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या ऑब्लिगेशंस एथिकल ऑब्लिगेशंस क्या हैं आपका जो एडवोकेटशिप एक्ट है 1961 का? देखिए, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जो हमारे एडवोकेट हैं उनको एक कानून के तहत उनको बाउंड किया गया है। हर चीज को लेके उनको बाउंड किया गया है कि किस प्रकार आपका रवैया क्लाइंट के प्रति होगा, किस प्रकार का रवैया आपका समाज के प्रति होगा और किस प्रकार आप अपने आचरण को, अपने कैरेक्टर को अपने नोबल प्रोफेशन में रखेंगे। अगर किसी वजह से किसी एडवोकेट का रवैया ठीक नहीं रह पाता है, तो उसके अंदर बाकायदा सेक्शन दी हुई है और उसके अंदर मिसकंडक्ट का भी एक सेक्शन शायद 40 है या 43 या 40 है शायद। तो उसके अंदर भी एक प्रोविजन दिया हुआ है कि आप किसी के साथ मिसकंडक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वकील हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है समाज के प्रति, अपने क्लाइंट्स के प्रति। कोई बात, कोई अफवाहें ना फैलाएं, रूमर्स ना फैलाएं, कोई मिसकंडक्ट ना करें। तो बहुत सारी उसमें कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर दी हुई है, जिसके तहत वो सभी लोग जो है बाध्य हैं। जी सर, कुछ 2-3 चीज़ें आप हाइलाइट कर सकें जो वकील के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आती हैं और वो एपी सिंह साहब से रिलेट करती हैं? सबसे पहले तो देखिए, उनका रवैया ही है सबसे पहले कि आप अपने क्लाइंट के प्रति या समाज के दूसरे जो लोग हैं उनके प्रति आपका रवैया क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज प्रीफर करता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक आपके प्रति एक गलत मैसेज है और जो आपको एडवोकेट एक्ट में बाउंड किया गया है उसके प्रति गलत मैसेज है। तो सबसे पहला तो आपका रवैया है, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, लीगल पॉइंट्स को रखने का तरीका और बहुत सारी ऐसी बातों से बचने का तरीका जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती है नोबल प्रोफेशन में। तो वो सारी चीजें जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। कंडक्ट जो है, आचरण, वो किसी भी प्रकार का अगर गलत किया गया है तो उसकी सख्ती से मनाही की गई है कि आपका कंडक्ट जो है, आज का आचरण जो है वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कंप्लेंट का कोई मायने, किसी प्रकार का कंप्लेंट का मौका किसी को नहीं देना है आपको। सर, जो आप लोगों की बार काउंसिल है, क्या उनके पास सो मोटो का इख्तियार होता है या फिर कोई या कंप्लेंट अगर किसी ने फाइल करनी है एक वकील के अगेंस्ट तो उसका क्या तरीक़ेकार है? देखिए, सुमोटो का तो अगर बार काउंसिल को लगता है कि इसमें किसी प्रकार का जो है ना वायलेशन किया गया है तो सुमोटो भी ले सकते हैं, बार काउंसिल फ्री है इस मामले में। लेकिन ज्यादातर मामले वो कंप्लेंट जाती है तब जाकर के वो उस चीज का एक्शन ज्यादा लेते हैं कि भाई किस प्रकार जो है वो किया गया है। वो चीज ज्यादा मायने रखती है कि स्पेसिफिक कंप्लेंट जो फाइल होती है वो एफिडेविट के साथ होती है कि एफिडेविट जब फाइल किया जाता है तो एफिडेविट को,
क्योंकि कोई बात ऐसे तो किसी भी व्यक्ति एडवोकेट पे कोई भी इल्जाम लगा सकता है, तो वो विद एफिडेविट अगर जाएगा तो उस पे एक्शन होता है और उसकी बाकायदा फीस भी जमा होती है समथिंग, तो वो सबसे बड़ा मायने रखती है। सही। क्योंकि हमने ये देखा है कि माज़ी में भी एपी सिंह साहब जो हैं वो अपना लाइसेंस मुअत्तल करवा चुके हैं जो निर्भया केस के अंदर आई बिलीव। सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक तरफ जब लोग हैं वो इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट है जो अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो चाइल्ड अब्यूज़ को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं ऐसे केसेस को रिपोर्ट करने की? क्योंकि हमने ये देखा है कि आप लोगों के यहाँ बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, जो एक पॉस्को एक्ट है, वो बड़ा ज़बरदस्त कानून है, उसमें प्रॉपर एसओपीज़ है। तो कोई ऐसी एडवाइस आप यूट्यूबर्स को या जो लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने देखा है हाउसवाइफ्स भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही हैं। कोई ऐसी गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे बहैसियत लॉयर जिसमें बच्चों का फ्यूचर भी देखा जाए और उस हिसाब से रिपोर्टिंग की जाए? देखिए सीडब्ल्यूसी के यहाँ कंप्लेंट वो आपको मैंने बताया था, सीडब्ल्यूसी एक हमारी काम करती है और जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर जो ना अगर बच्चों के प्रति कोई भी ऐसा क्राइम किया गया है, कोई अपराध किया गया है, तो उस कानून के अकॉर्डिंग जो है उसमें पुलिस एक्शन लेती है। तो हमने पॉक्सो में और जो बच्चों का धर्म चेंज कराया है स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके डॉक्टर एपी सिंह ने, तो हमने पर्टिकुलर जो है उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट बल्लभगढ़ में फाइल की हुई है, जिसपे एसीपी लेवल इंक्वायरी कर रहा है और उसके अंदर हमने पॉक्सो धारा को जो है लगाया गया है और उसमें बताया है कि किस प्रकार बच्चों का स्पेशल प्रोग्राम करके वो ब्रेन वॉश किया गया है और किस प्रकार जो है बच्चों को लालच दिया गया है और उनको बहकाया फुसलाया गया है, जबकि वो माइनर्स हैं और माइनर के साथ ऐसा करना वो जुल्म है। तो किसी को राइट नहीं है कि किसी के रिलीजन को चेंज करे। तो वो हमने कंप्लेंट क्रिमिनल फाइल की है और उस पे इंक्वायरी चल रही है बाकायदा। और जी। सर देखिए जो सीमा हैदर है, वो हर किस्म की कोशिश कर रही है कि उसका जो स्टेटस है वहाँ पे उसको लीगलाइज़ करे, जिसमें शादी भी शामिल है और सनातन धर्म का मानना भी शामिल है। और आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो वो एज़ अ वकील आप मुझे बताइएगा कि वो उठा सकते हैं अपने स्टे को लीगलाइज़ करने के लिए इंडिया के अंदर? क्योंकि उनके ऊपर एक एफआईआर भी है जिसमें स्टेट ने फॉरेनर एक्ट के अगेंस्ट की वायलेशन पे की हुई है। उसको ख़त्म करवाने के लिए ये लोग मज़ीद क्या-क्या कर सकते हैं? वो ऐसे खत्म नहीं होगा, बाकायदा उसकी चार्जशीट आएगी 173(2) सीआरपीसी के अकॉर्डिंग और जब वो चार्जशीट आ जाएगी तो चार्जशीट आने के बाद बाकायदा उसका ट्रायल चलेगा और जब उसका ट्रायल चलेगा तो उसमें सभी प्रकार की गवाहियां और एविडेंस होगी और बाकायदा उसमें सजा का ऐलान होगा। तो उसमें अगर ये टालना चाहे, बचना चाहें तो वो टाल नहीं सकेंगे, बच नहीं सकेंगे। तो उसका हमने लिखा अभी, चूंकि अभी वहां पर इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा अभी पुलिस जो है वहां पर बिजी है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई इलेक्शन के बाद, क्योंकि पुलिस और सारा प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देश का सबसे बड़ा जो ना इलेक्शन है, तो वो उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। जी। सर अभी की जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें जो बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है जो दिखाई भी दे रहा है और एसेंशियल सर्विसेज जैसे बच्चों को होनी चाहिए जो कि इंश्राइंड हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो उनसे अभी बच्चे महरूम हैं। तो इस चीज़ में जो जब तक वो वहाँ पर हैं या जब तक कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट क्योंकि अभी तो वो उनके उसके पास है सीमा हैदर के, लेकिन जैसे ही गुलाम हैदर आएगा तो ये गुलाम हैदर को मिलेंगे ये बच्चे, वो कोर्ट में हम उस चीज को रखेंगे और जो कि बायोलॉजिकल फादर है
तो वो गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे और ये जेल जाएगी, इसको जेल जाना है और बच्चे गुलाम हैदर को मिलने हैं। गवर्नमेंट की जो बच्चों के हवाले से जो कानून है उनके अकॉर्डिंग भी हमने एक कार्रवाई की हुई है जो कि चल रही है, और उसमें एक बड़ा स्टेप भी हो चुका है जिसकी कॉपी हमें मिलनी बाकी है। जैसे कॉपी मिलेगी तो हम बताएंगे आपको कि भाई वो उसमें क्या एक्शन हुआ है। तो हमने सभी प्रकार से, चाहे वो बच्चों के हवाले से लीगल रेमेडीज हैं या फिर सीमा हैदर के हवाले से हैं या गुलाम हैदर के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसके हवाले से है, जो वेरीफाई हुई है, हमने हार्ड पॉइंट्स पे जो है अपने लीगल कार्रवाई की हुई है और चल रही है। लगभग 11 से ज्यादा मुकदमे जो है फाइल हो चुके हैं। तो वो सारी सारी ये जो बातें हैं वो अलग अलग इश्यूज पे जो है वो चल रही हैं, और सभी इश्यूज को हमने अलग अलग केसेस में रखा है, और जैसा जैसा क्राइम इसने किया है उसके अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई लीगल की हुई है। ओके सर, मुझे ये बताइएगा, आज भी इंडिया से बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि प्रशासन जो है वो सीमा हैदर से मिला हुआ है, उसका आशीर्वाद सीमा हैदर को हासिल है। सर मुझे ये बताइएगा कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, जैसे आपने बताया कि 11 केसेस आप, ये तो वो हैं जो आपकी तरफ से किए गए हैं, एक जो है वो रियासत ने किया हुआ है, स्टेट ने किया हुआ है। मौजूदा कंडीशन में क्या कोई ऐसा प्रोविजन लॉ का मौजूद है जिसमें इनको कोई प्रोटेक्शन या रिलीफ मिल सके? प्रोटेक्शन क्या मिलेगी इनको? इसको कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसको जमानत मिल चुकी है, इससे बड़ा रिलीफ कुछ इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसने कानून का वायलेशन किया था, फॉरेनर्स एक्ट का सेक्शन 14 का वायलेशन किया था इसने, और जो दूसरी मजीद इसने लीगल क्राइम किया है उन पे भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इसको सिर्फ जमानत का राइट था वो इसको मिल चुका है, उसके अलावा इसको कोई बेनिफिट या कोई इसको किसी प्रकार का कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और नागरिकता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नागरिकता इसको मिल जाएगी। ये जो जो इसने क्राइम किया है उन मुकदमों में भी एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज होगी और ये जेल में जाएगी, और जब ये सारे मुकदमे की सजा ये भुगत लेगी तो उसके बाद इसको डिपोर्ट किया जाएगा। भारत की नागरिकता का तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। अगर इसको नागरिकता मिलती है तो सीएए कानून का महत्व, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, और भारत की सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि सीएए का कानून कोई खत्म हो इसकी वजह से। सो इसको जो है जब अदालत का आदेश आएगा तो अदालत के आदेश की कॉपी हम भारत सरकार को देंगे, और भारत सरकार अदालत के आदेश को मानेगी और इसको यहाँ से उठा के रिपोर्ट किया जाएगा सजा भुगतने के बाद। सर मुझे बताइएगा कि जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया है वो इस तरह के केसेस में कितना फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल नहीं है, उसका कानून है बाकायदा, उसके अंदर सजा का प्रोविजन है। और जिस प्रकार से इसने क्राइम किया है, क्योंकि इसने ना केवल 14 सेक्शन 14 का वायलेशन फॉरेन एक्ट का किया है, बल्कि यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर इसने जमानत ली है, फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार करे हैं, और एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी की है तो वो सेक्शन 499 आईपीसी इसके ऊपर लगेगा। और इसने जो गलत बयानी यहाँ मीडिया के माध्यम से की है उसमें 153A 2 कम्युनिटी वायलेशन करने के लिए, अबैट करने के लिए लोगों को, दो कम्युनिटीज को, वो सेक्शंस भी इस पे लगी हुई है। लगभग 20 धाराओं में इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। तो इसका बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। एसएचओ को भी नोटिस जारी कर दिया है, और एसएचओ ने बड़ी मुश्किल से इस बार टाइम मांगा था कि मुझे टाइम चाहिए, इलेक्शन का टाइम है। तो हमने भी फिर उसका ज्यादा वो नहीं किया, हमने नो ऑब्जेक्शन कर दिया कि चलो इलेक्शन का टाइम है, समय दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी देखना है कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद इसके बचने की कोई गुंजाइश किसी प्रकार की नहीं है, और लीगल कार्रवाई चल रही है और चलेगी। और जो ये इल्जामबाजी लगा रहे हैं या इसका एडवोकेट लगा रहा है, तो इनका काम ही कीचड़ उछालना है। उस कीचड़ से ना हम डरने वाले हैं, ना हम घबराने वाले हैं, ना ब्लैकमेल होने वाले हैं। जब कोई इंसान, खासकर वकील, किसी गरीब आदमी की लड़ाई को लड़ता है, इंसाफ की लड़ाई को लड़ता है, किसी विक्टिम की लड़ाई को लड़ता है और उसको इंसाफ दिलाता है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है जिसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो जेल जाते हैं,
और उनसे हक छीन कर, जो वो हक मारे बैठे होते हैं उनसे हक छीन करके जिसका हक होता है उसको हम दिलवाते हैं, तो हमारी भी 100 दुश्मनियां पैदा हो जाती है। और जब वो 100 दुश्मनियां पैदा हो जाती है तो हमारे खिलाफ भी वो या तो बिक जाओ या फिर उनकी बात मान लो या छोड़ दो ऐसे गरीब लोगों को या असहाय लोगों को या हेल्पलेस लोगों को मदद करना, या फिर उसकी उनकी दुश्मनियों का सामना करो। तो हमने हमेशा ही गरीब लोगों की मदद की है, असहाय लोगों की मदद की है, जो लोग हेल्पलेस है उनको हेल्प दी है लीगल तौर से, और हम मजबूती के साथ, कानून के साथ और निडरता के साथ हम खड़े रहे हैं। और हमारे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस चलते रहे हैं, एप्लीकेशन झूठी चलती रही है, मुकदमेबाजी चलती रही है, झूठे इल्जाम चलते रहे हैं, तो हमने उन सबको सहा है। और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि जिसने भी वो झूठे एलिगेशंस लगाए हैं या फिर वो फर्जीवाड़ा किया है या कोई गलत इल्जाम लगाए हैं, बाद में उनको जेल हुई है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये एक आम बात है, इल्जाम लगाना हमारे लिए तो आम बात है और साधारण बात है। हम उनका मुकाबला पहले कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, और अगर हम इंसाफ की किसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमें आगे भी करना पड़ेगा, उससे हम घबराने वाले नहीं है। और ना इंसाफ का साथ छोड़ने वाले हैं और ना हक का साथ छोड़ने वाले हैं और ना किसी विक्टिम का साथ छोड़ने वाले हैं। उसके लिए हम मजबूती के साथ खड़े हैं और हम उसका मुकाबले के हमने पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है जो इंसान सर हमारे एक पास आया है। जी। सर हम जी सर, हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और सर इसी के साथ फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट हम ये चीज़ मान लेते हैं, सेक्शन 83 का वो जो एक आर्ग्यूमेंट देते हैं एपी सिंह साहब, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर एनिमी कंट्री का बंदा वहाँ पे कोई सूट फाइल नहीं कर सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनिमी कंट्री का बंदा जो कि आप ही के बॉर्डर सिक्योरिटी को और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उनको चकमा दे के आपके कंट्री में आया हो, वो अपने लिए डिफेंस काउंसिल विदाउट द कंसेंट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन वो हायर कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब एनिमी कंट्री डिक्लेयर होती है उस वक्त बाकायदा किसी भी सरकार किसी भी देश के साथ हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो जाए, चाइना के साथ हो जाए, बांग्लादेश के साथ हो जाए, किसी और मुल्क के साथ हो जाए, किसी भी देश का मामला है, तो वहां पर बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग यूनियन काउंसिल्स की होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी मीटिंग होती है। उसके अंदर एक जो है एक एजेंडा पास होता है, एक प्रस्ताव पास होता है, उस पे जो है राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं उस एजेंडे को, और उसमें आपातकालीन घोषणा करके उस वक्त डिक्लेरेशन होता है कि कौन दुश्मन देश है। उस वक्त डिक्लेयर होता है कि अब युद्ध की स्थिति है। और वो जो बात है वहां पर लागू होती है कि जो लोग भारत में व्यापार कर रहे हैं तो वो केस नहीं डाल सकते, जो व्यापार कर रहे हैं, आम इंसान नहीं। ये मामला मियाँ बीबी का मामला है, फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ का दुनिया का कहीं भी इंसान है जो जिसका एक मियाँ या बीबी कोई भी एक एक उनमें से अगर भारत में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति बाहर का रहने वाला है तो वो उसके खिलाफ केस डाल सकता है। और ऐसे ही भारत के लोग जो बाहर दुनिया में बसे हुए हैं उनके मियाँ बीबी के कोई झगड़ा है तो वो वहां पर फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फैमिली कोर्ट में केस डाल सकते हैं, और वो भारत में उन केसेस की उन डिग्रीज की जो फॉरनर्स में हुई है वो मान्यता है। इसी प्रकार भारत के अंदर दुनिया का कहीं भी इंसान हो जहां पर मियाँ बीबी का मामला है तो ये मामला जो है वो फैमिली लॉ में आता है। और हमने क्रिमिनल केस डाले हुए हैं, वो क्रिमिनल केस पे सीआरपीसी लागू होती है, सीपीसी लागू नहीं होती। और इसके अलावा भारत का संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 इस बात को कहता है कि आर्टिकल 21 इस बात की गारंटी देता है कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो दी प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द फॉरनर्स। तो जो आर्टिकल 21 है वो कहता है कि भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर करता है, और ना केवल भारत के लोगों की बल्कि फॉरनर्स जो लोग होंगे उनकी भी लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर किया जाएगा। तो ये जो मामला है ये मियाँ बीबी का मामला है,
जिसके खिलाफ हमने डाला है वो खुद पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसने डाला है वो खुद उसका शोहर है और पाकिस्तान का रहने वाला है, उसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये मामला जो है वो लीगल है और कोर्ट ने हमारे कम से कम 11 केस एक्सेप्ट किए हैं। एपी सिंह का काम ही लोगों को गुमराह करना है, कानूनी रूप से वो गुमराह करता चला जा रहा है और उसको मुझे नहीं पता कि कितनी लीगल समझ है या नहीं, वो जानता है, बट वो गुमराह करता चला जा रहा है लोगों को, काफी जो ना वो गुमराह कर चुका है। लेकिन भारत के लोग और दुनिया के लोग उसको समझते हैं अच्छी तरीके से किस प्रकार वो गुमराह कर रहा है, तो वो करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमें तो ऑनरेबल कोर्ट ने सुना है और सुनने के बाद लगभग 11 मुकदमे हमारे एक्सेप्ट किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई एक मुकदमा एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि 11 मुकदमे एक्सेप्ट किए। जी जी सर, एपी सिंह साहब एक चीज़ क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके पास एक मर्सी पिटीशन फाइल की थी लास्ट ईयर, तो उसका अभी तक उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह की पिटीशन प्रेसिडेंट के पास फाइल की जाती है, मर्सी पिटीशन, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफिस कितने ड्यूरेशन में, कितनी टाइम लिमिट में वो डिसाइड कर लेते हैं? इस पे कोई लॉ है, क्या है वो मुझे थोड़ा-सा बताइएगा, कि हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, ये जो एप्लीकेशन डाली गई है वो मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ दुनिया का मूर्ख बनाने के लिए, सीमा का मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, गुमराह करने के लिए, मीडिया की प्रसिद्धि पाने के लिए दिया गया है। क्योंकि अभी तक तो चार्जशीट भी पेश नहीं हुई, चलान चार्जशीट आएगी, उसके बाद ट्रायल फेस होगा, फिर उसका ऑर्डर होगा, फिर वो ऑर्डर को सेशन कोर्ट में किया जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट तक जाएगा, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उसके बाद पिटीशन जो मर्सी पिटीशन का जो है वो राष्ट्रपति के यहाँ बनता है। ट्रायल तो हुआ नहीं, उसका फैसला नहीं हुआ, जांच अभी पेंडिंग है, तो वो मेंटेनेबल नहीं है। ये सिर्फ गुमराही और पब्लिसिटी पाने का तरीका है। और माननीय राष्ट्रपति भवन से हमने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमने डॉक्यूमेंट लीगल रूप से मांगे हैं। जैसे हमें मिल जाएंगे तो हम माननीय राष्ट्रपति भवन को इस बारे में अवगत कराएंगे, उनको सूचना देंगे कि किस प्रकार फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर के इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, और उसके अंदर हम तमाम चीजें लिखेंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन्हें किसी प्रकार का रिलीफ मिल जाए। वहां से कोई रिलीफ इनको नहीं मिलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। सर, पे खामोशी की रीज़न क्या हो सकती है? उनको इस पे कोई रिस्पॉन्स या कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया? अगर आ गया है तो क्या वो शेयर नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? उनको भी पता है ना, उनको भी इस बात का पता है कि ये एप्लीकेशन दी गई है वो बाढ़ है, मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उनको भी पता है इस बात का, उनको भी इस बात का पता है। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर भी खड़े हैं, तो उस एप्लीकेशन पे आप क्या राय देना चाहेंगे, अपना लीगल ओपिनियन? और एक और भी सवाल ले लीजिएगा कि क्या एनिमी कंट्री का इलीगल, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट हम कह देते हैं पाकिस्तान शत्रु देश है इंडिया के लिए, तो वो अपना लीगल काउंसिल कंट्री ऑफ ओरिजिन से परमिशन लिए बिना हायर कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये गुमराही है। अभी वो संज्ञा मैंने आपको बताई कि वो डेफिनेशन में कवर नहीं होता अभी तो, क्योंकि उसके हालात कुछ और है, उसके हालात कुछ और है। दोनों के की एम्बेसी एक दूसरे के देश में है। भारत की हाई कमीशन जो है वो इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान की हाई कमीशन जो है वो नई दिल्ली में है। तो नॉर्मल हालात है, कोई ऐसी युद्ध की स्थिति नहीं है। ये तो गुमराह करने वाली बात है। और भारत सरकार की कोई कोई ऐसा ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये तो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है लोगों को। और रहा सवाल कि भाई क्या वो वकील कर सकता है या नहीं, देखिए वो दोनों मियाँ बीवी है, उनको राइट है करने का। वो इलीगल रूप से आई है, उसके खिलाफ जांच पेंडिंग है, 11 मुकदमे हमने डाल दिए, 12वां मुकदमा हमारी भारत सरकार ने एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की हुई है, क्योंकि लगभग 12 मुकदमे हो गए हैं और भी मजीद होने वाले हैं, वो हम बता देंगे आपको। तो ये जो सारा मामला है अभी सब जुडिस है और इसमें ऑनरेबल कोर्ट का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होगा। भारत की सरकार भी उस फैसले को मानेगी और हम भी उस फैसले को मानेंगे और उन्हें भी मजबूरन उन फैसलों को मानना पड़ेगा।
तो अब ये मामला कोर्ट में आ गया है, तो किसी को कोई राइट नहीं है, ना किसी डिपार्टमेंट को राइट है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट है। जब मामला कोर्ट में आ जाता है तो उसको हर चीज को, हर इशू को कोर्ट विल डिसाइड। तो इसको ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारी एविडेंस होगी, उनकी एविडेंस होगी, फिर आर्गुमेंट होगा, जवाब फाइल किए जाएंगे पहले, उसके बाद एविडेंसेस का दौर आएगा, फिर आर्गुमेंट का दौर आएगा, फिर उस पर इशू फ्रेम होंगे और फिर जो है ना एक तरह से कोर्ट का फैसला आएगा। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा वही मान्यता उसकी है और उसी की ऑथेंटिसिटी है भारत के अंदर। और जब तक मामला सब जुडिस होता है, किसी डिपार्टमेंट को किसी प्रकार का राइट नहीं। और जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने दिया है वो बेबुनियाद है, फर्जी है, नॉट मेंटेबल है, क्योंकि ना तो इलेक्शन में लड़ रहा हूं, ना कोई हेमंत लड़ रहा है, ना कोई सीमा लड़ रही है। सीमा तो भारत की नागरिक ही नहीं है, इसकी ये कंप्लेंट तो वैसे भी लागू नहीं होती, क्योंकि चुनाव अधिकारी के रूप में जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर इसका वोटिंग राइट इसके पास है नहीं, ये भारत की नागरिक नहीं है, इलीगल ट्रेसपासर्स है, तो इसकी कोई कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। और वहां वैसे भी मेंटेनेबल नहीं है, ये तो सिर्फ वहां कैमरे वाले खड़े होते हैं गेट पे 20, 30, 50। तो जब इसने देखा कि कैमरे वाले खड़े हुए हैं तो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, अपने आप को कैमरे में दिखाने के लिए वहां गेट पे जाके जो है वो ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं और ये सब क्रिएट करते हैं। तो उसका कोई महत्व नहीं है किसी प्रकार का। और हमारे पास अगर कोई इस प्रकार का कोई आएगा तो हम उसका जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक सवाल आया हुआ है गोंसा वाइन्स की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि सीमा किस बेस पे कह रही हैं कि योगी जी मोदी जी की सपोर्ट है। सर प्लीज रिप्लाई। कोई सपोर्ट उनको नहीं है। देखिए, भारत का जो कानून है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भारत के कानून को ही हमारे जितने भी आदरणीय जो नेता हैं वो भारत के कानून को फॉलो करते हैं, भारत के लोग फॉलो करते हैं, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है। इसके कहने से क्या है, ये तो पता नहीं क्या क्या कहती है। ये तो ये भी कह रही है कि मैं जो है ना गुलाम हैदर से तलाक ले चुकी हूँ, वो तलाक दे चुका है, ये भी कह रही है। तो इसको तो झूठ झूठ है, रात दिन झूठ बोलती है, इसका मुंह भी शायद नहीं दुखता होगा झूठ बोलते बोलते। तो कोई हमारे सरकार की कोई सपोर्ट इसको नहीं है, सब लोगों को पता है, हमारी सरकार को भी पता है। और चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सरकार को किसी प्रकार का इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। तो कोर्ट इसका फैसला करेगी और जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमारी सरकार मानेगी और उस पर अमल करेगी। इसको किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं है, ये तो ड्रामा कर रही है, सपोर्ट लेना चाहती है लेकिन इसको मिलेगी नहीं, क्योंकि भारत के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर रहे और इसको यहाँ से भेजा जाएगा। ट्रायल फेस करने के बाद इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा जब ये सजा भुगत लेगी, और जब गुलाम हैदर आएगा तो उसके बच्चों को उसको दिलाया जाएगा। ये है। हाँ सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे बाहिफाजत अपने मुल्क वापस आएँ। और हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बच्चे आपकी मेहनत से हमें ज़रूर मिलेंगे। और अब आपको हम इजाज़त देंगे सर। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया थैंक यू, थैंक यू। दिया हमें। ये हमारे भारत के लोग मेहनत कर रहे हैं, भारत की माएँ, बहनें, बेटियां, यूट्यूबर्स, इंसानियत के मानने वाले जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, वो हमारे भारत के जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं। ये उनकी मेहनत है और ये उन्हीं की मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ये आप लोगों की मेहनत है, इंसानियत के बात करने वालों की मेहनत है। तो ये उनकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन जो है वो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।